हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। और आज अपना जो वीडियो है वो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर दोज जो अपना ऑडिट जिनका है इन द May 25 अटेम्प्ट पे। तो मैंने कुछ ऐसा लिस्ट बना के रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन टर्म्स की। अगर जैसे मान लीजिए अपना 705 का सीरीज़ पड़ा हुआ है, सॉरी जो ऐसे अपना 705 है उसके हिसाब से अपना देखते हैं कि कहाँ पे मॉडिफाई ओपिनियन लगता है। ठीक है, तो उसके टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिला है कि वहाँ पे जो मिस स्टेटमेंट्स है वो मटीरियल भी है और परवेसिव भी है, तो इन सच केस में अपने एओ ओपिनियन देते हैं, यानी कि जो अपना एडवर्स ओपिनियन होता है। ठीक है, तो अपने को वो तो नॉलेज है, बट जब प्रैक्टिकल टर्म्स में अपने आते हैं और जब क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस में फिगर्स दिए होंगे, ठीक है, तो तब अपने वहाँ पे फंबल कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे लगेगा। दूसरा बात ये भी हो जाता है कि कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स पे स्पेसिफिकली लिख दिया है कि मेरे को वहाँ पे डीओ देना पड़ेगा अगर ये सिचुएशन हुआ तो। मतलब वहाँ पे आप एनालिसिस करने बैठोगे, फिर देखोगे हाँ आपका आंसर आ सकता है, लेकिन जब आपको तुरंत में आईसीएन आंसर पहले से दे के रखा है देन वाई नॉट। जैसे उसमें से मैं एग्जांपल बताऊंगी। ठीक है, अगर अपने 580 का बात करते हैं, यानी कि जो अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होता है मैनेजमेंट से, ये बोला जाता है कि नेसेसरी है बट नॉट द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑन इट्स ओन। लेकिन अगर अपने जो WR ले ले वो अपने को लग रहा है कि ये रिलायबल नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में सवाल हो जाता है, SQC 1 का वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाता है। दूसरा कि WR या तो उन लोग ने गिवन ही नहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में अपने को यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली बोल देता है कि अपने को DO करना है, डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो जब ये चीज़ पढ़ा हुआ नहीं रहेगा या ये चीज़ अपने पॉइंट आउट करके पहले से नहीं रखे होंगे, वहाँ पे जाके ऑफकोर्स से बात है, अब कोई और जो MCQs होगा उसमें या कोई भी अगर डिटेल फॉर्मेट में क्वेश्चंस आया हुआ तो आप गलत टिक लगा के आ जाओगे या गलत आंसर लिख के आ जाओगे। तो यही सारा पॉइंट्स यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो लगता है मेरे को वो डिस्कस करूँगी। हर स्टैंडर्ड वाइज जो जहाँ जहाँ पे मॉडिफाई लिखा है तो मॉडिफाई एक जनरल एनालिसिस में हो जाता है, बट कहीं पे इस टाइप का अगर स्पेसिफिक लिखा है कि हमको DO ही देना है या हमको AO ही देना है या हमको इस QO देना है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अपने एक बाई एक अपने पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपना 580 तो बात कर लिए, उसके बाद अपना बात करते हैं 620 का। 620 यानी कि जहाँ पे ऑडिटर अपना एक्सपर्ट को यूज़ करता है, ऑडिटर एक्सपर्ट जहाँ यूज़ होता है, तो वहाँ पे अगर उसको लगता है कि इनएडिक्वेट है उसका वर्क, मेरे को यूज़ वूज़ नहीं करना है, ठीक है, और मेरे को फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर करने के बाद भी कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिला उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए या पर्टिकुलर जो मेरे को फिगर्स उसे चाहिए थे, तो उस केस में अपने क्या करेंगे, मॉडिफाई ओपिनियन देके आ जाएंगे। ठीक है, मॉडिफाई मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ओपिनियन का बात नहीं किया, हाँ, लेकिन QO AO और DO के बीच में ही देना है, ये अपने देख लिए, तो वो ऑफकोर्स एनालिसिस के हिसाब से आएगा। फिर अपने बात करते हैं जहाँ पे 501 है, तो 501 बात करता है कि जहाँ पे अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री को काउंटिंग आपको करना चाहिए, फिजिकल काउंटिंग वहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर वो इनप्रैक्टिकेबल लगती है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, तो इन सच केस में मॉडिफाई करते हुए आ जाओ। हाँ, ऑफकोर्स वो जेन्युइन वाली रीजंस होने चाहिए। फिर जो अपना लिटिगेशंस और क्लेम्स है, ठीक है, उसमें अपने को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिला तो अपने अल्टरनेटिव प्रोसीड्यूर्स ट्राई करेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो फिर मॉडिफाई करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं मॉडिफाई बोल रही हूँ, मॉडिफाई मतलब है कि एक जनरल एनालिसिस आपको खुद से करना है फिगर्स का वैसा एनालिसिस करना है कि जिससे कि आपको पता चले कि वो मटीरियल तो है लेकिन परवेसिव भी है क्या, और मेरे पास एविडेंस भी अवेलेबल है क्या। अगर एविडेंस भी अवेलेबल है, परवेसिव भी अवेलेबल है, तो उस केस में अपने को AO दे के आना है, अदरवाइज अपने QO या फिर जो अपना बचा डिस्क्लेमर दे के चलने का है। फिर अब 505 में अपने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रहते हैं, तो वो या तो मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है या तो मान सकते हैं कि पार्टी उतनी इनकैपेबल है, कोई भी एक रीजंस होगा, तो उसमें अपने अल्टरनेटिव प्रोसीड्यूर्स ट्राई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब एविडेंस मिल ही नहीं रहा, तो अपने 705 के हिसाब से इम्प्लीकेशंस देखेंगे। वैसे ही अपने 510 का जब सीरीज देखते हैं तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस को देखा जाता है। तो ओपनिंग बैलेंसेस में अगर मिस स्टेटमेंट्स है दिख रहा है और वो करंट ईयर में बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है और उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिख रहा है करंट ईयर में, तो इन सच केस में अपने एविडेंस मिल रहा है, इसलिए अपने QO या फिर AO रिमार्क्स दे के आएंगे। वहीं पे ओपनिंग बैलेंसेस है और मेरे को कोई एविडेंस मिल नहीं रही है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस,
तो इन सच केस में क्यू या डीओ दे के आएंगे। वहीं पे अपने बात करते हैं 560 वाली जो ऐसे है, उसमें अपने सब्सिक्वेंट इवेंट का बात करते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट के केसेस में समटाइम्स जो अपने ओपिनियन बैठाए हैं, चाहे वो एमओ होता है, तो एमओ अभी है लेकिन बाद में बिल्कुल लग रहा है कि वो अमेंड होके क्लीन ओपिनियन जानी चाहिए थी, या तो क्लीन ओपिनियन चला गया अभी मॉडिफाई जानी चाहिए थी, तो ऐसा कोई केस है। तो इन सच केस में अपना कोई न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू हो जाता है या तो अमेंड कर देते हैं अपने वही वाला ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, दोनों ही केसेस में। और ये भी दिख रहा है कि एडजस्टमेंट्स प्रॉपर है, डिस्क्लोजर दिया गया है, और अभी ऑडिट रिपोर्ट जो मेरी जा रही है अभी तक इशू नहीं हुई है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, ऐसे ही भी मिल गया है कि येस प्रॉपर डिस्क्लोजर्स और एडजस्टमेंट्स जो मैनेजमेंट उसने कर दिया है। तो जब एडजस्टमेंट कर दिया तो उसका इम्पैक्ट नोट्स में गया होगा, इसलिए हम ईओएम में उसको रेफर कर देंगे, और बाकी जो मेरे को बताना है बात वो हम ओएम में बता देंगे कि मैंने ये अमेंडमेंट्स क्यों किए थे, या उस सब्सिक्वेंट के इवेंट्स के बारे में बता देंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करिए टू अमेंड द एफएस, तो अपने क्या करेंगे, अगर ऑडिट रिपोर्ट अभी तक इशू नहीं हुआ है, एंटिटी को अपने दिया ही नहीं है, तो उस केस में अपने ही हाथ में है अभी पासा, तो हम लोग उसको मॉडिफाई करते हुए फिर दे देंगे मैनेजमेंट को, अब जाओ तुम करते रहो। लेकिन अगर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ से पहले ही वो चला गया है, अब एंटिटी को रिक्वेस्ट करेंगे आप उसको इशू मत कीजिए। लेकिन अगर फिर भी एंटिटी इतनी बदमाश नहीं, वो इशू करके निकल गई, भाग गई, तो इस केस में अपने को लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा कि मेरा जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जिनके हाथ में जा रहा है, वो मेरे बचाव में हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। फिर बात आता है 570 वाला, जिसमें अपने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान से सुनना है अभी। इसमें बोलते हैं कि अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट पूरा ही इनएप्रोप्रिएट है, होना ही नहीं चाहिए था गोइंग कंसर्न के हिसाब से अकाउंटिंग, लेकिन पूरा गोइंग कंसर्न के हिसाब से अकाउंटिंग हो गई, अब क्या किया जाए। तो उस केस में एओ जो अपना एडवर्स ओपिनियन होना चाहिए अपने ऑडिट रिपोर्ट में, और बेसिस ओपिनियन में प्रॉपर इस चीज़ का डिस्क्लोजर चला जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है, उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर वगैरह भी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्लीन ओपिनियन देते हुए अपने यूएम पैराग्राफ में उसका रेफरेंस दे देंगे, वो अपने नोट पे दी होगी, उसी का नोट उठा के यहाँ पे रख देंगे। लेकिन अगर इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है, यही वाला बात का, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी उसका वाला बात का, तो उस केस में क्यूओ या एओ हमको दे के आना पड़ेगा और अपने बेसिस में बताना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, बट एफएस में इस चीज़ का एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है। अब मैनेजमेंट क्या करती है, समटाइम्स क्या होता है कि वो 9 महीने का असेसमेंट कर लिए, लेकिन 3 महीने का असेसमेंट अभी बाकी है, तो हम लोग मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना असेसमेंट को एक्सटेंड कीजिए गोइंग कंसर्न वाला। तो वो अपना असेसमेंट को एक्सटेंड नहीं कर रही, तो इन सच केस में इसका इम्प्लीकेशंस देखते हुए एफएस में क्या होगा, ओवरऑल अपने क्यूओ या एओ जो ओपिनियन है उसको इशू करेंगे। डिपेंड करेगा कि कितना मटीरियल है, कितना परवेसिव। फिर जो ऐसे 600 है, उसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो अदर ऑडिटर का काम यूज़ करती है। तो वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑडिटर यहाँ पे हम काम उसका यूज़ नहीं कर सकते, या तो फिर कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रही है, तो इन सच केस में अपने क्यू या डीओ दे के आ जाएंगे, और उसके साथ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को उधर बतानी होती है। वो जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में बताएंगे, ओएम वाले पैराग्राफ में एज पर 706। इसके बाद जो 620 वाला ऐसे है, उसमें अपना जो ऑडिटर है वो यूज़ करे ऑडिटर एक्सपर्ट का काम, जो भी थोड़ा ऊपर में भी पड़े, लेकिन इसमें एक रेफरेंस का बात आता है कि ऑडिटर का एक्सपर्ट का काम क्या अपने रेफरेंस कर सकते हैं, जैसे कि अपने ऊपर भी बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स देखे जिसमें अपने रेफरेंस दे रहे हैं, ओएम पैराग्राफ में कुछ डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप क्लीन ओपिनियन दे रहे हो ना अनमॉडिफाई, तो आप रेफ़र मत कीजिए, लेकिन अगर आप एमओ दे रहे हो यानी कि मॉडिफाई ओपिनियन दे रहे हो, तो आप रेफ़र करते हुए चलिए कि जो उसका काम था वो एडिक्वेट नहीं था। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि इससे जो ऑडिटर का प्राइम जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम नहीं हो जाएगा। वहीं पे 210 का जो है ऐसे, वो बोलता है कि अपना जो एंगेजमेंट लेटर वाला, तो इसमें अगर कोई एफआरएफ है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑडिटर को लगता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ये क्योंकि लॉज एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब कर रहा है इसको, तो अपने को क्या करना पड़ता है, एफएस उसके हिसाब से ही ऑडिट करना होता है। तो हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने नोट्स में कुछ डालिए जिसको कि हम ईओएम पैराग्राफ में उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर लॉज रेगुलेशन आपको रिस्ट्रिक्ट ना करें, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे मॉडिफाई ओपिनियन देके आ सकते हो।
फिर वहीं बात आता है जब 240 का, 240 जैसे ही आती है दिमाग में वैसे ही आता है फ्रॉड वाला कहानी। तो फ्रॉड वाला जो भी सीरीज़ अपने को दिखेगा कि मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल हो रही है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, ऐसा कोई भी तरीके का बात दिखेगा अपने तुरंत एक तो ये ऐसे उसको रेफ़र करेंगे, इसके साथ साथ अपना कारों का भी रेफरेंस जाएगा फ्रॉड वाला जो क्लॉज है उसमें 143(12) अगर मोर देन 1 करोड़ है तो अपने को सीजी को बताना पड़ता है, तो वो वाला क्लॉज भी चला जाएगा। और 705 मॉडिफाई करना है कि जैसे करना है वो भी चला जाएगा। इसके बाद जब ऐसे 250 का बात होता है जिसमें नन कंप्लायंस का बात होता है, लॉज रेगुलेशंस का, तो अगर नन कंप्लायंस हुआ है, इसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं किया गया एफएस में, तो इन सच केस में एओ या डीओ देके आएंगे। डिपेंड करता है कि वो जो पेनल्टीज़ लग रही है वो कितनी बड़ी लग रही है, वो अपने फिगर्स के साथ कंपैरिजन करके पता चलेगा। और अगर एविडेंस भी नहीं मिल रहा है तब तो भाई क्यूओ या डीओ वाला ऑप्शन अवेलेबल है। फिर 299 जहाँ पे जॉइंट ऑडिट होता है। अब जॉइंट ऑडिट में बोला जाता है कि कोई मेजोरिटी रूल नहीं है। कुछ ऑडिटर्स बोल रहे हैं कि मेरे को क्लीन ओपिनियन देना है, कुछ ऑडिटर बोल रहे हैं कि मेरे को मॉडिफाई करना है, तो मेजोरिटी रूल नहीं है। जिसको जो ऑडिट रिपोर्ट देना है दो, तो उस केस में सेपरेट रिपोर्ट जो होता है, लेकिन उसमें बस रेफरेंस देते हुए चलना है ओएम पैराग्राफ में कि इसका ऑडिट है वो हम सब ने किया है और इसका रेफरेंस देते हुए चलो। अगर मान लो कि XYZ भी है, ABC भी है एंड एसोसिएट्स, तो ABC जो रिपोर्ट बनाएगी उसके ओएम पैराग्राफ में दे देगी रेफरेंस XYZ का भी और XYZ भी दे देगी ABC का भी। बस अब बात आता है कि अपने परवेसिव चीज़ को कैसे देखेंगे। तो ऐसा बात है कि जैसे मान लो कि तुमको एसेट का फिगर दिया हुआ है कि एसेट है 2 करोड़ का, ठीक है, एसेट है कितना 2 करोड़ का, और जो मिस स्टेटमेंट्स हुए हैं, जो जितनी गलतियाँ हुई है वो यहाँ पे 1.5 करोड़ की हुई है, यानी कि मटीरियल भी और परवेसिव तो है ही। परवेसिव कैसे हो गया, 1.5 डिवाइड पे अगर 2 करोगे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज दिखाएगा, तो इस वजह से वो फिगर वाइज कंपैरिजन करके आपको पता चल जाएगा। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं हिंट दे देगा कि ये आप एनालिसिस करके बताओ कि ये मटीरियल है कि परवेसिव है। बट जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिकली कि यहाँ पे क्यूओ देना है, डीओ देना है, तो उन वाले केसेस में अपने को वही वाला स्पेसिफिक करना ही पड़ेगा।